हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। कल के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस देखा था, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस देखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के टोटली अपोजिट इंटीग्रल कैलकुलस होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली इंटीग्रल कैलकुलस है क्या? देखो बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हमने एक ग्राफ लिया था और ग्राफ का यूज करके हमने किसी एक पॉइंट के लिए, छोटे से पॉइंट के लिए हमने स्लोप निकाला था। मतलब आपको उससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वैल्यू मिली थी, राइट। तो वहां पे हमने बस स्लोप का यूज किया था। बट इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करने वाले हम लोग, अगर पर्टिकुलर हमने एक पोर्शन कंसिडर किया, एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर की, तो ये स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया होता है वो एरिया हमें इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके मिलता है। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एरिया अंडर द कर्व। हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअली ये किसके लिए लगने वाला है, आगे जाके आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके आपको मिलती है, तो उसके लिए आपको ये लगने वाला है। अभी देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। सपोज मैंने इसको नाम दिया दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने नाम दिया, और यहाँ पे मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए ए एंड बी। अब मुझे ये दोनों पॉइंट्स का, सपोज मैंने इसको नाम दिया x2 और इसको नाम दिया x1, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा अपना f ऑफ x, यहाँ पे हमने y1 लिया और यहाँ पे हमने y2 लिया, ठीक है। अभी मुझे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंडर का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये देखो, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। सपोज मैंने इसको सी नाम दिया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए पहले हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सपोज मैंने नाम दिया उसको ए बी सी, प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी ई, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का एरिया, ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ये बेस एंड ये हाइट होगी। तो बेस कितना है अपना, दिस इज x1, यहाँ उल्टा चाहिए, x1 एंड x2। बेस कितना है अपना, x2 माइनस x1 किया तो आपको बेस मिलेगा। तो बेस x2 माइनस x1 इंटू हाइट करनी पड़ेगी आपको y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1 और ब्रेड कितनी आएगी, ये y1 आएगी। सो प्लस इंटू y1, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी तो हमने सीधा सीधा एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो आपको मिला एरिया अंडर द कर्व। ओके, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था ऐसे निकालना। लेकिन इनकेस कंसिडर करो आपको ग्राफ ऐसा नहीं दिया है, आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, मतलब किसी वैल्यू का आपने ग्राफ निकाला और वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिला, तो इस वक्त आप क्या करोगे, और उन्होंने बोला कि इसके अंडर का ग्राफ, इसके अंडर का एरिया निकालो। तो क्या अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची तो देखो इतना पोर्शन वेस्ट जा रहा है, इतना पोर्शन वेस्ट जा रहा है, तो ये पोर्शन तो हमारे एरिया अंडर द ग्राफ के यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, उसके लिए मैं ये इसको रफ करके ये ग्राफ बनाती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो बच्चों, आपका ग्राफ कुछ ऐसे आया है और आपको यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेके बी तक जो कर्व मिल रहा है आपको, उस कर्व के अंडर जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो
कर्व है इसको हम स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कैसे, देखो सपोज मैंने यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचने की बजाय अगर स्ट्रेट लाइन खींची तो यहाँ का पूरा एरिया वेस्ट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ऐसे कन्वर्ट किया। ऐसे जितनी स्मॉल हो सके उतनी स्मॉल स्ट्रिप्स में उसको कन्वर्ट करो। ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस छोटी छोटी स्ट्रिप्स में और फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो अब देखो पहले इतना एरिया वेस्ट जा रहा था, अभी बस इतना छोटा छोटा एरिया यहाँ पे वेस्ट जा रहा है। मतलब आप जो ये स्ट्रिप्स का एरिया निकालोगे और उसकी सम करोगे, उसको ऐड करोगे तो आपको नियरली इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रिप कंसीडर किया और उसका एरिया निकाला, तो वो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी जो लेंथ है मतलब वो x है तो हम x लिखेंगे इंटू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम निकालते हैं ना, तो ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई और ये क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स। दिस इज द लेंथ। सो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रिप का दिस लेंथ दिस इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे ये क्या है, ब्रेड्थ एक्स। ऐसे सभी की हम लोग निकालेंगे, सभी जितने भी स्ट्रिप्स है सबका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने नाम दिया, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया डेल्टा ए आई, ऐसा एक जनरल फॉर्मूला। डेल्टा ए आई क्या है, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है। तो ये आई क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 to n। कितनी स्ट्रिप्स है उसको लिखो, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू ये जैसे निकला क्या, x इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हमने इसको निकाला। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज इसको मैंने नाम दिया एक्स आई और इसको नाम दिया एक्स आई माइनस 1, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। उन्होंने आपके बुक में ऐसे दिया है एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। तो एक्स आई माइनस 1 से लेके एक्स आई तक जितनी भी स्ट्रिप्स है उन सब की एडिशन इनटू ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। ऐसे हम लोग एरिया निकालते हैं इनटू एफ ऑफ एक्स। आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जितनी भी स्ट्रिप्स है सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेशन लगाते हैं। कैसे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक। मतलब जितनी भी स्ट्रिप्स है इंटीग्रेट करना, डिफ्रेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना, सिंगल के लिए निकालना दैट इज डिफ्रेंशिएट करना, और इंटीग्रेट करना मतलब सबको एक जगह लाना। ओके, ऐसे उसका मीनिंग है। इंटीग्रेट करना मतलब सबको एक जगह लाना, जितनी भी स्ट्रिप्स है सबको एक जगह लाओ। इसके अपोजिट डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना। तो इसको हम इस फॉर्म में इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, सभी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट करो मतलब सभी स्ट्रिप की सम करो। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो इसका मीनिंग ही ये इंटीग्रेशन है। समझ में आया सबको। तो सपोज मैंने एक स्ट्रिप ली और एक स्ट्रिप का मैंने एरिया ये डिस्टेंस लिया dx और ये डिस्टेंस इसका कितना है, f ऑफ x। तो एक स्ट्रिप के लिए मैंने लिया dx इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हमने लिखा। मतलब वो फंक्शन इसका एरिया हमने निकाला, ये एक स्ट्रिप का एरिया हमने dx इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसे एरिया निकाला और सभी एरिया जैसे निकाल के उनको क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक सभी को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बना है इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये जो प्रोसेस है फाइंड आउट करने का इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो जैसे डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्मूले थे, डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखते थे, डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, वैसे यहाँ डी बाई डी एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन लगता है ए टू बी। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, एक सिंगल पॉइंट का निकालते थे। मतलब आपको बड़ा सा कर्व दिया है, इतना बड़ा कर्व दिया है, वो सिंगल पॉइंट का निकालना है तो हम उसके लिए डेरिवेटिव यूज करते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स में ये बड़ा सा कर्व जो है इन सबको एक सिंगल का निकाल के सबको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टोटली अपोजिट है, तो उसके फॉर्मूले जो है उससे आपको पता चलेगा वो भी टोटली अपोजिट है। तो कैसे देखो सभी फॉर्मूलेज, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया यहाँ पे, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया है कैसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके जो फॉर्मूलेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और आपको क्लियर होगा। बस आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। इंटीग्रेशन मतलब एक सिंगल स्ट्रिप का एरिया निकालना, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हमने निकाला, जैसे ये स्ट्रिप का ये जो पॉइंट था, ये जो डिस्टेंस था वो डी एक्स हमने लिया और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स लिया, तो एक ऐसी स्ट्रिप का हमने एरिया निकाला और बाकी सभी स्ट्रिप्स को हमने क्या किया, सम किया। सम को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ऐसी सभी स्ट्रिप्स को हमने एक जगह लिया और फिर उसका एक वैल्यू हमें मिला, जो हमें क्या मिलता है, दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो इसका दूसरा मीनिंग हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहाँ वहां पे कैसे था, लिमिट, यहाँ पे हमने x लिया, x टेंड्स टू कहाँ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये कहाँ तक टेंड हो रहा है, अप टू इंफिनिटी तक। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ये वहां पे x टेंड्स टू जीरो, हम x को जीरो तक लाते थे, बट यहाँ x को हम कहाँ तक खींच के लेके जा रहे हैं, इंफिनिटी तक खींच के लेके जा रहे हैं, इंटू x इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये एरिया निकाल के हम उसको कहाँ तक खींच के लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, जितने भी एरियाज है उसमें उन सभी तक उसको खींच के लेके जा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने जीरो तक लाया था, वैसे इसको इनफाइनाइट तक खींच के लेके जा रहे हैं, और इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके फॉर्मूलेज हम लोग देखते हैं क्या आएंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x dx। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन सेपरेट किया तो बीच में प्लस साइन देंगे। इंटीग्रेशन f1x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन f2x इंटू डी एक्स, दोनों को हमने सेपरेट किया। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर है k की जगह पे, तो वो नंबर बाहर आएगा k, और बस जो फंक्शन अंदर रहेगा, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में, x y के फॉर्म में, बस उसका ही हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे बस दो ही प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है, आपको एक इंटीग्रेशन दिया है x रेस टू n dx का। ओके, x रेस टू n, रेस टू एनीथिंग रहेगा तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। वहां पे हम कैसे करते थे, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे उल्टा होता है, n प्लस 1 होता है और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ डिवाइड होता है n प्लस 1। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में लॉग एक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा। इसी को हम लोग ln x ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। वहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, कॉस एक्स, यहाँ पे अपोजिट आएगा माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का वहां पे माइनस साइन एक्स था, यहाँ पे प्लस साइन एक्स आएगा। ऐसे अपोजिट दिया है क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट करना, सेपरेट करना। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये ई रेस टू एक्स ही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये बस इतने ही फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे यूज करने हैं। जब आपका मैथ्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, वो आपको 12th में है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हैं, वो सभी आपको लर्न करने होते हैं और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन सॉल्व भी करना होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही फॉर्मूलेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूलेज पहले लर्न करो, अभी मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेती हूँ तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो वैसे मुझे मैसेज डालो, कमेंट करो, मैं वापस इसको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन पढ़ना इतना आसान नहीं है,
यहाँ पे उन्होंने बस थोड़ा सा पॉइंट डाला है इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली मैंने एक्सप्लेन किया है। जब आप मैथ्स में इसको स्टडी करोगे तो आपको और इजी लगेगा। बाकी इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूलेस लर्न करने के और वो अप्लाई करते आने चाहिए। तो बहुत सिंपल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक बार, बट फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, उसके सिवाय हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन दो टाइप के एग्जाम्पल देते हैं वो लोग। एक तो सिंपल इंटीग्रेशन देते हैं, सपोज x रेज टू x dx ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दिया है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। बट कुछ कुछ इंटीग्रेशंस में वो लोग लिमिट भी डालते हैं, मतलब 2 से लेके 5 तक x रेज टू x dx को इंटीग्रेट करो। तो ऐसे इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व करना होता है और ऐसे इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व करना होता है। यहाँ पे x रेज टू 8 dx मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट 2 to 5 हमें आगे जाके और उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं दोनों को सॉल्व करके बताती हूँ कैसे। देखो सपोज पहला एग्जाम्पल हमने लिया, इंटीग्रेशन x² dx फाइंड आउट करो। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे यहाँ पे x रेज टू n की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2+1 डिवाइड बाय 2+1, बहुत ही सिंपल, x³ डिवाइड बाय क्यूब, x³ डिवाइड बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक ही सॉल्व करना है। बट कंसिडर करो यहाँ पे उन्होंने लिमिट डाल दिया। क्या लिमिट डाला, 2 to 5 तक इंटीग्रेट करो, तो x² dx, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, x³ डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे हम लोग लिमिट डालेंगे 2 to 5 तक, ऐसे हम लोग लिमिट डालेंगे। फिर एक बार जो ऊपर की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, बीच में माइनस साइन डालेंगे, देन x की जगह पे 2 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो पहले x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, 5³ डिवाइड बाय 3 माइनस, उसके बाद हम 2 डालेंगे, 2³ डिवाइड बाय 3, तो 5 का क्यूब क्या होता है 25 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 डिवाइड बाय 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 25 माइनस 8, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 17 डिवाइड बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि हमें लिमिट ही नहीं दिया था, उन्होंने डायरेक्टली इंटीग्रेट करने बोला था। बट अगर आपको लिमिट दिया है तो आप क्या करोगे, x की जगह पे एक बार वो वैल्यू डाल के, ऊपर की वैल्यू पहले, ये याद रखो, नीचे की वैल्यू बाद में, और दोनों के बीच में माइनस साइन, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन 1 to 5 x dx। तो इंटीग्रेट करो, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, x 1+1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1+1 आएगा डिवाइड बाय 1+1, और यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे 1 to 5, सो दैट इज इक्वल टू x² डिवाइड बाय 2 देन 1 to 5, दैट इज इक्वल टू x की जगह पे एक बार 5 डालेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये बेस सेम है तो ऊपर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 25 माइनस 1 कितना होता है 24 डिवाइड बाय 2, 2 12 24, और आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 12। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपकी एक्सरसाइज का ही है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। तो देखो दैट इज इक्वल टू, पहले sin x का इंटीग्रेशन क्या है वो बताओ, क्या होता है माइनस cos x, और यहाँ पे लिमिट डाला है 0 to π/2, π/2 मतलब होता है 90, सो दैट इज इक्वल टू माइनस cos x मतलब माइनस cos, पहले हम π/2 डालेंगे x की जगह पे, उसके बाद माइनस साइन डालेंगे एंड देन माइनस cos 0 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, बीच में माइनस आएगा, तो माइनस cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होता है 0, मतलब यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा, और यहाँ पे हमें 1 आंसर मिलेगा। सो 0 + 1 हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका
इंटीग्रेशन क्या आया 1। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, x प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे प्लस है मतलब पहले हमें इंटीग्रेशन क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। यहाँ पे कुछ लिमिट दिया नहीं है आपको, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको सेपरेट कर दो। पहले x dx हमने सेपरेट किया, प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx हमने सेपरेट किया। दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट किया, dx dx दोनों को लगाया। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस x। ओके, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है, लिमिट होता तो हमें उसकी वैल्यू डालनी पड़ती, बट लिमिट नहीं दिया है तो इसको एज इट इज रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन 10 डिवाइड बाय एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, 10 डिवाइड बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स डी एक्स, दोनों को हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं, तो हमने इसको बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स डी एक्स रहेगा अंदर, 10 बाहर गया तो यहाँ 1 रहेगा, प्लस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है। डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स का उतना ही होता है। और 1 डिवाइड बाय एक्स किसकी वैल्यू है, ये किसका इंटीग्रेशन है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स दिया है और यहाँ पे लिमिट भी दिया है, तो कैसे सॉल्व करोगे देखो इसको। दैट इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 3 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइड बाय 4, और लिमिट क्या लगेगा 1 to 4, माइनस इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिमिट 1 to 4। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार 4 डालेंगे एंड देन माइनस करके एक बार 1 डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 रेज टू 4 डिवाइड बाय 4। ये एक ब्रैकेट हो गया पहले एग्जाम्पल का, और देन माइनस डाल के दूसरे ब्रैकेट में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे 4 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। दैट इज इक्वल टू, अब देखो 4 रेज टू 4 क्या होता है, दैट इज 256। यहाँ डायरेक्टली बेस सेम है तो -1 किया तो भी चलता है, एंड डिवाइड बाय सिंगल 4 आएगा, बेस सेम है तो 256 -1 डिवाइड बाय 4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 256 -1 कितना होता है 255 डिवाइड बाय 4, माइनस यहाँ पे 16 माइनस 5 1 कितना रहेगा 15 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होगा 2, एक मिनट, यहाँ पे 2 से डायरेक्टली डिवाइड करने से अच्छा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ताकि दोनों का बेस सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 255 डिवाइड बाय 4 माइनस 30 डिवाइड बाय 4 बनेगा, राइट। अभी बेस सेम हो गया, ऊपर की सब्ट्रैक्शन करो तो ये क्या बनेगा 255 माइनस 30 डिवाइड बाय 4, एंड 255 माइनस 30 कितना होगा 225 होगा, 225 डिवाइड बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या मिला हमें 225 डिवाइड बाय 4। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और भी इसके बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स है आपको मैथ्स में। अभी इसके लिए बहुत बेसिक कंसेप्ट दी है उन्होंने, 1-2 इंटीग्रेशन वो पूछ सकते हैं एग्जाम को, इसके ऊपर न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, आज तक पूछी नहीं गई है थ्योरी, वैसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे गए हैं। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ट्राई करो, कोशिश करो, सभी फॉर्मूलेज लर्न करो। इसके ऊपर और ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक्चुअली ये नया टॉपिक उन्होंने डाला है, तो इसके प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोग इसको लर्न करो, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के ऊपर, दोनों के ऊपर।
तो ये जो पॉइंट था ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहो। चैप्टर 2 खत्म हो गया, इसकी टेस्ट मैं बहुत ही जल्द दूंगी। लास्ट टेस्ट में इतने अच्छे स्कोर नहीं थे, कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे लाए, बट इस बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो सब लोग उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, रिलेटेड एमसीक्यूज लर्न करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज लर्न करो। तो आज का लेक्चर यहीं पे रुकाती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।